हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम सर है और सीमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। हमने कल जेनेटिक्स पढ़ाया था। जेनेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने जेनेटिक्स की डिफिनेशन बताई थी। जेनेटिक की डिफिनेशन में हमने क्या बताया था कि दो शब्दों को हमें देखना था, एक इनहेरिटेंस को देखना था और एक वेरिएशन को देखना था। इनहेरिटेंस का हमने मतलब क्या बताया था कि अगर कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रॉस हो रहा है यानी पास हो रहा है तो क्या बोला जाएगा, इनहेरिटेंस बोला जाएगा। और जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से डिफर कर रहे हैं वो क्या बोला जाएगा, वेरिएशन बोला जाएगा। हमने क्या बताया था, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच अ कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको हमने क्या बोला, इनहेरिटेंस। और दूसरा नंबर पे आया हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में ये बोला कि ये एक ऐसी डिग्री है जिसकी वजह से कोई भी जो प्रोजनी होता है वो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, डिफर होता है। तो हमने क्या कहा, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बीच में हमने डिफरेंस बताया। फिर उसके आगे चलते हैं हम, क्या हमारा है, मेंडल्स का लॉ आया था। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, उनका जन्म कब हुआ था। चलो रिवाइज कराते हैं। मेंडल्स का जन्म कब हुआ था, 1882 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 1822 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1822 में हुआ था। और किस जिले में हुआ था, ये ब्रूनो विलेज हुआ था। कौन सी, ब्रूनो विलेज थी, ठीक है। और ब्रूनो विलेज इस समय कहां पे है स्थित, चेक रिपब्लिक। उस जगह का क्या नाम है, चेक रिपब्लिक। और पहले ये कहां पे प्रेजेंट हुआ करता था, ऑस्ट्रिया में। ये बातें हमें याद होनी चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में हुआ था, ब्रूनो विलेज, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये कब मरे थे, तो ये इनकी डेथ जब हुई थी वो 1884 में हुई थी, ठीक है। कब हुआ था इनका डेथ, 1884 में। और रीजन हमने बताया था, वजह क्या थी, ये किडनी फेल की वजह से। वजह क्या बताई थी, किडनी फेलियर की वजह से क्या हो गई, इनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि इनका एक्सपेरिमेंट पीरियड कब था। ये बेटा भी रिवाइज हम करा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल पीरियड जो था वो कब से कब था बताइए। एक्सपेरिमेंटल पीरियड जो था वो 1856 से लेकर के 1863 तक, ठीक है। आपको ऐसे ट्रिक याद रखना है कि 1856 से लेकर के 1863 में कितने ईयर लग गए, 7 ईयर लग गए। और 7 ईयर में इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का चूज किया। कितने कैरेक्टर थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का चूज किया, ठीक है। ये बात आई थी। फिर उसके बाद इन्होंने किस पे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ऑन, इसको हमने बोला है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बोला है, ठीक है, किस पे, ऑन पी प्लांट। बट आपको याद रखना है ये पी प्लांट कैसा था, गार्डन पी प्लांट की मैं बात करूंगा, ठीक है। और गार्डन पी प्लांट का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं पाइसम सटाइवम, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पिछले लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं। तो हमने क्या है, एक्सपेरिमेंटल पीरियड बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पी प्लांट पे, पाइसम सटाइवम पे। और इनके बारे में हमने बताया था ये गुड स्कॉलर थे, बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे मैथमेटिक्स के, और ये फर्स्ट स्कॉलर, ठीक है। मेंडल के बारे में अगर हम नोट डाल करके कोई एक बात अच्छी से लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर। ये कैसे स्कॉलर थे, ये फर्स्ट स्कॉलर थे, ठीक है, स्कॉलर ऑफ बायोमेट्रिक्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बायोमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, यूजेज ऑफ किसका, मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर हम मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायोमेट्रिक्स बोलेंगे। और सेकंड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि इन्होंने ऑनरशिप किससे की थी, ऑनर्स विद किससे की थी बताइए, स्टैटिक विद, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का भी एक ब्रांच होता है, आप इकोनॉमिक्स वगैरह भी जानते हैं, वैसे स्टैटिक्स भी होती है, ठीक है। फिर ये क्या किए थे कि ये ग्रेजुएशन इनसे किए थे और इनका इंटरेस्ट किसमें था, बायोलॉजी में था। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने ये सारी बातें बताई थी, क्लियर। अब बात आते हैं कि हमने ये कहा था कि डिफरेंस हमें बताना तो कुछ कंपैरेटिव स्टडी करनी थी किसके किसके बीच में। जैसे हमने कहा जीन किसे कहते हैं, एलिल्स किसे कहते हैं,
कैरेक्टर किसे कहते हैं, ट्रेड्स किसे कहते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, इन सब चीजों के बारे में हमें क्या करना था, डिफरेंस बताना था। हमने ये कहा कि इनका जो एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, 63 में इनका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, खत्म हुआ। बट इन्होंने अपना वर्क पब्लिश कब हुआ, वर्क पब्लिश्ड कब हुआ, ठीक है, वर्क पब्लिश्ड हुआ 1866 में, ठीक है। कब हुआ, 1863 में इनका हुआ। बताए कब गए थे, इससे एक साल पहले ही बता दिए गए थे, 1865 में बोल दिया गया था इनको, ठीक है, इन्होंने बताया था, बट एक साल बाद इनकी पत्रिका आई थी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के जो होते हैं, एक साल लग गया था इनको आने में, लेकिन बता दिया था इन्होंने 1865 में ही, एक्सप्लेन किया था इसको, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या है कि कुछ डिफरेंसेस जो हमने कहा था आपसे बताने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना। तो देखते हैं, ये तो लिख लिए ना आप लोग। आपको केवल यहाँ पे अपने थोड़े कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बेसिक चीजें आपको, डिफिनीशन वगैरह अच्छे से पकड़ होनी चाहिए आपकी इन पे। जनरली जितना बताया जाता है हार्ड है, उतना होता नहीं है, ठीक है। हमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस हमें पढ़ने थे, कंपैरेटिव स्टडी करनी थी, ठीक है। जैसे पहला स्टडी है हमारा किसके किसके बीच में, पहला है कैरेक्टर के बीच में, और किसके बीच में, हम ट्रेड्स के बीच में डिफरेंस समझ लें। हमारा कैरेक्टर क्या है और ट्रेड्स क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी भी प्रकार के केवल फीचर्स की मैं बात करूंगा, किसकी मैं बात करूंगा, केवल मैं फीचर्स की बात करूंगा, तो कैरेक्टर का मतलब ही ये होता है ओनली फीचर, ठीक है। यानी फीचर का मतलब क्या है कि जैसे किसी भी हाइट की बात करेंगे, तो हमारी हाइट के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। मैं छोटा हूं या बड़ा हूं है, ये डिपेंड नहीं करता, हमारे पास कुछ हाइट है कि नहीं है, केवल फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास बाल हैं कि नहीं है, भले ही झड़ गए हैं, ठीक है, बट बात करेंगे झड़ा है कि नहीं झड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या है कि फीचर्स में हमारे पास स्किन कलर की बात की जाएगी, मैं गोरा हूं या काला हूं, ये ट्रेड्स आते हैं, ये मैं फीचर्स में बात कर रहा हूं कलर की, ठीक है। और ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ फीचर, टाइप ऑफ फीचर, हाँ फीचर्स आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन, या मैं कह सकता हूं फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, वही हम क्या कहते हैं, जो मैं आपके सामने आपको बता रहा हूं, ठीक है, कैरेक्टर के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं। तो फिजिकल एक्सप्रेशन यानी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, वही हमारा क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। हम आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से हमारा नेचर है, ये हमारे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। बट मैं उस कैरेक्टर की बात करूंगा, टाइप ऑफ कैरेक्टर। जैसे हमने ये कहा कि ये फीचर्स की मैं बात कर लिया कि फिजिकल एक्सप्रेशन है, अब अल्टरनेटिव फॉर्म, इनके कई सारे कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। यानी हमने यहां पे क्या लिखा है कि जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेट्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, कैरेक्टर के में मामले में क्या आता है, एक हाइट है, हाइट हमारा क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। कलर हमारा क्या है, स्किन कलर, स्किन कलर क्या है मेरा, बताइए, कैरेक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, अगर मैं बात करूंगा सीड शेप की, ठीक है, ये मेरे क्या है, कैरेक्टर ही तो है, ठीक है। अगर इसके मैं ट्रेड्स की मैं बात करूंगा, तो हाइट के कितने ट्रेड्स होते हैं बताइए, दो ट्रेड्स होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म यानी पहला ट्रेड्स क्या है हमारा, बताइए, पहला ट्रेड्स क्या है, एक टॉल होगा और एक क्या होगा, डॉर्क होगा, ये इनके ट्रेड्स हैं। स्किन कलर में क्या है, दो तरीके की स्किन कलर होती हैं, एक डार्क होती है और एक क्या होती है, फेयरनेस होती है, जिसके अंदर बोलते हैं हम, ठीक है। पॉड शेप की मैं बात करूं या सीड शेप की मैं बात कर रहा हूं, तो सीड शेप में हमारे पास क्या क्या आए थे, ठीक है, एक राउंड आया था, ठीक है, और एक हमारे पास क्या आए थे, रिंकल्ड आए थे, ठीक है। यानी ये क्या है, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा होगा, अगर ना दिखाई दे रहा तो बोल दीजिएगा कमेंट में। हमने ये कहा कि कैरेक्टर हमारे पास क्या है, हाइट है,
स्किन कलर है, सीड शेप है। बट इनके फॉर्म कौन कौन से है? एक टॉल है, डॉर्फ है, हाइट की। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हमने क्या बोल दिया? ट्रेड्स बोल दिया। हमारे पास क्या है कि ट्रेड्स दो तरीके के होते हैं। हमने क्या कहा कि ये जो ट्रेड्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं ट्रेड्स। जैसे एक हमारे पास डोमिनेंट आता है और एक रेसेसिव आता है। एक हमारे पास कैसा ट्रेड्स आता है? एक डोमिनेंट ट्रेड्स आता है और एक हमारे पास कैसा ट्रेड्स आता है? रेसेसिव ट्रेड्स आते हैं। डोमिनेंट ट्रेड्स किसे कहते हैं? अगर कोई भी, इसके बारे में हम बताएंगे। डोमिनेंट ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो भी ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट बोला जाएगा। रेसेसिव में क्या है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है, वो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वही क्या कहलाएगा? रेसेसिव कहलाएगा। तो यानी क्या है, अब इसमें हमें बताइए कौन सा डोमिनेंट है? एक टॉल हमारा क्या है? डोमिनेंट है। डार्क हमारा क्या है? रेसेसिव है। स्किन का डार्क कलर होना क्या है? डोमिनेंट है। और स्किन का फेयरनेस कलर होना क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर। अगर आप गोरे हैं तो समझ जाइए रेसेसिव कैरेक्टर है आपका, ठीक है। हाँ, ज्यादा घमंड न रहे आपको। हम जैसे काले लोग तो किस में आएंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर में आएंगे। रिंकल्ड कैसा है हमारा बताइए? रेसेसिव कैरेक्टर। डी और आर का मतलब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि हाइट हमारा क्या है? कैरेक्टर है। स्किन कलर क्या है? कैरेक्टर है। सीड शेप क्या हमारा? कैरेक्टर है। बट क्या है कि टॉल और हाइट का टॉल होना और डार्क होना क्या बताता है? डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर बताता है। अगर स्किन कलर का डार्क होना और फेयरनेस होना, डार्क हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, फेयरनेस हमारी रेसेसिव कैरेक्टर है। फिर अगर मैं बात करूंगा किसकी? सीड शेप की, तो राउंड सीड का राउंड होना क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। रिंकल्ड होना क्या है? बोलिए, रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो मैंने बताया था कि 7 ईयर इन्होंने लिया था, ठीक है। 7 ईयर में इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे। कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे। तो वो कैरेक्टर जितने उन्होंने चूज किए थे उसके बारे में हमने वो इसी वक्त यहीं पे समझा दिया हम आपको, ठीक है। तब तक इसको लिखते रहिए। तो दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर को चूज किया था ना। आई होप आप लोग लिखते भी रहेंगे साथ साथ। ये तो पिछला लेक्चर है ना, उसी को तो रिवाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने कितने कैरेक्टर को चूज किया था मेंडल ने ना। सुनिए ध्यान से, मेंडल ने कितने सेलेक्ट किए थे? तो यहां पे हमने क्या लिखा? मेंडल सेलेक्टेड दी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, ठीक है। और सीरियल वाइज हम अगर उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो एक तरफ से एक तरफ में जिक्र कर लूं ना। जैसे नंबर 1 पे क्या आता है कैरेक्टर में? ठीक है, नंबर 1 पे क्या आता है? स्टेम हाइट। नंबर 1 पे क्या आता है? स्टेम हाइट, ठीक है। स्टेम हाइट की मैं बात करूंगा तो ये मेरे क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। ये मेरे कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर के कितने ट्रेड्स? 2 ट्रेड्स। और कैसे कैसे ट्रेड्स? एक डोमिनेंट ट्रेड्स, एक हमारा कैसा ट्रेड्स? डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं। और दूसरा कैसे ट्रेड्स होते हैं? रेसेसिव ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। एक डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं और एक कैसे ट्रेड्स होते हैं? रेसेसिव ट्रेड्स होते हैं। स्टेम हाइट की मैं बात करूंगा तो डोमिनेंट ट्रेड्स में कौन आएंगे बताइए? डोमिनेंट ट्रेड्स में कौन आएंगे? टॉल आएंगे। और रेसेसिव ट्रेड्स में हमारे पास कौन आएंगे? डॉर्फ आएंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूंगा कैरेक्टर की, तो दूसरे कैरेक्टर में हमारे पास कौन से लोग आएंगे? दूसरे कैरेक्टर में हमारे पास फ्लावर पोजीशन की मैं बात कर लूं, ठीक है। किसकी मैं बात कर लूं? फ्लावर की पोजीशन की मैं बात कर लेता हूं। फ्लावर की अगर पोजीशन की मैं बात करूंगा तो नंबर 1 क्या आएगा? डोमिनेंट ट्रेड्स में हमारे पास फ्लावर पोजीशन हमेशा एक्सियल पोजीशन पे पाए जाते हैं। किस पोजीशन पे पाए जाते हैं?
एक्सियल पोजीशन पे पाए जाते हैं। और अगर मैं रेसेसिव ट्रेड्स की मैं बात करूंगा तो ये किस पे पाए जाते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं तीसरे कैरेक्टर की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तीसरे कैरेक्टर में हमारे पास क्या आते हैं कि पॉड शेप आते हैं। ठीक है, पॉड शेप में क्या आएगा, अगर इनफ्लेटेड है, कैसे हैं, इनफ्लेटेड है तो डोमिनेंट ट्रेड से है, और अगर हमारे पास कैसे हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, कैसे हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो क्या बोला जाएगा, ये रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, अब बात आती है कि पॉड कलर की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो पॉड कलर में क्या आएगा बताइए, पॉड कलर में अगर मेरा क्या है, ग्रीन है तो समझ जाइए डोमिनेंट है, और अगर रेसेसिव में है तो ये येलो कलर के होंगे। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ठीक है, पांचवें पोजीशन पे आता है हमारे पास। ठीक है, एक कैरेक्टर, 2 3 4 5, हाँ फिफ्थ कैरेक्टर में आते हैं हम, सीड शेप को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, सीड शेप को ले लेते हैं। सीड शेप क्या है हमारा बताइए, सीड शेप क्या है, राउंड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट, और अगर रेसेसिव है तो क्या बोला जाएगा, इसको हम रिंकल्ड में बोल सकता हूं। ठीक है, अब बात आती है सीड कलर को लेकर के। किसको लेकर के, सीड कलर को लेकर के। तो सीड कलर को भी ध्यान से देखेंगे हम, क्या है, सीड कलर की बात कर करेंगे हम, तो सीड कलर में हमारे पास कौन आएंगे, अगर येलो है तो डोमिनेंट है, और अगर ये ग्रीन है तो समझ जाइएगा रेसेसिव है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सातवां कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो फ्लावर के कलर की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, फ्लावर के कलर की मैं बात कर लेता हूं। फ्लावर का कलर अगर हमारा रेड है, या फिर मैं कह लूं वायलेट है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, डोमिनेंट। और अगर रेसेसिव की मैं बात करूंगा तो रेसेसिव में हमारे पास क्या आएंगे, व्हाइट। व्हाइट कलर होना क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है हमारा। ठीक है, यानी क्या है कि ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किसने चूज किए थे, मेंडल ने खुद चूज किए थे। ठीक है, और पी प्लांट चूज करने के पीछे रीजन मैंने क्या क्या बताया था, आप बताइए। सबसे पहला क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में वो भी कैसा फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, यानी क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात लगी किसको, मेंडल को, कि पी प्लांट कैसा फ्लावर है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, और वो भी क्लोज्ड टाइप का। फिर उसके बाद हमने दूसरा पोजीशन बताइए, सॉरी दूसरा रीजन बताइए। दूसरा रीजन ये था कि सिंगल मेटिंग में वो बहुत सारे प्रोजेनी क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। पी प्लांट में सिंगल मीटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने ये बताया था कि यहां पर क्या है कि उनमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखे, और वो भी कितने कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखे। पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का नाम क्या है, स्टेम हाइट। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, फ्लावर पोजीशन। तीसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, पॉड शेप। और चौथा क्या है हमारे पास, फोर्थ पोजीशन पे पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर और फ्लावर कलर। ठीक है, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के उनके अल्टरनेटिव फॉर्म थे। पहला क्या है, हाइट का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, टॉल और डॉर्फ है। फ्लावर पोजीशन का क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म, एक्सियल में भी हो सकते हैं और टर्मिनल में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉड शेप का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, एक इनफ्लेटेड है, और ये क्या है हमारा, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। अगर हम पॉड कलर की मैं बात करूंगा तो एक ग्रीन कलर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है हमारा, ट्रेड से है, और येलो का होना सीड का, सॉरी पॉड का कलर का येलो होना क्या है, रेसेसिव ट्रेड से। अब बात आती है सीड शेप की बात करेंगे, तो सीड शेप कैसा है, अगर राउंड है तो डोमिनेंट है, और अगर रिंकल्ड है तो क्या होगा, रेसेसिव है। फिर हमारे पास सीड कलर की मैं बात करूंगा तो येलो कलर क्या है हमारा बताइए, डोमिनेंट ट्रेड, और अगर रिंकल्ड की मैं बात करूंगा तो क्या है हमारा, ग्रीन। ठीक है, सॉरी रेसेसिव ट्रेड्स की मैं बात करूंगा तो ग्रीन है। फ्लावर कलर की अगर मैं बात करूंगा तो रेड कलर का होना क्या है, डोमिनेंट ट्रेड से, और व्हाइट कलर का होना क्या है, रेसेसिव ट्रेड से। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या आता है कि
कैसे मैं चूज करूं कि किसी भी कैरेक्टर के जो स्मॉल टी कैपिटल टी कैसे मैं लिखता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, जो कन्वेंशन हमें समझने हैं, आप कोई भी अल्फाबेट कुछ भी चूज कर सकते हैं किसी के लिए भी। ये कहीं पे भी ऐसा नियम नहीं लिखा गया है कि इसको कैपिटल टी ही लिखना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। मैं इसको स्मॉल टी भी लिख दूंगा, बट मुझे डिनोट करना होगा, मुझे ये दिखाना होगा सिंबल के फॉर्म में कि कैपिटल टी ना लेकर के मैंने स्मॉल टी का मतलब मैंने क्या लिया है, टॉल लिया है, ठीक है। यानी क्या है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से चलता तो यहां पर कैपिटल टी नहीं, मैं कुछ भी अल्फाबेट ले लूं, बट हम पुराने जमाने में अगर होते तो यहां पर क्या है कि डॉट यानी रेसेसिव ट्रेड्स को देख करके मैं उसका अल्फाबेट चूज करता था। जैसे पुराने समय में अगर हम पढ़ते थे तो हम लोगों को ये ऐसा पढ़ाया जाता था, हम लोगों को नहीं, बहुत पुराने, मैं इतना भी पुराना नहीं हूं जितना आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि जो डॉर्फ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डॉर्फ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ट्रेड्स की, इसके हिसाब से अल्फाबेट बनते थे। जैसे इसको अगर मैंने कैपिटल डी लिख दिया, इसको मैं कैपिटल डी लिख लिया, स्मॉल डी डॉर्फ को लिख लिया। इसको मैंने क्या लिया, स्मॉल टी लिख लिया, और यहां पे मैंने क्या लिया, कैपिटल टी। ये पुराने जमाने के थे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आप कोई भी अल्फाबेट चूज कर लीजिए। मैंने क्या कहा, आप इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया आपको स्वतंत्र रखता है हर चीज अपना मन मर्जी करने का, ठीक है। यानी आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आपको संकेत देकर लिखना है कि मैं क्या लिया हूं इसका मतलब, ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी ने क्या लिया है, कैपिटल टी इसको लिया है, तो स्मॉल टी इसको लिया है। ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से ये गलत है, ठीक है। और एनसीईआरटी कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये ही चलना है, हमें तो एनसीईआरटी पॉइंट पे चलना था। फिर अगर इसको मैं कैपिटल ए एक्सियल के हिसाब से लिख रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, स्मॉल ए लिख सकता हूं, टी नहीं लिखना है, ये सब लेकर के नहीं चलना, ठीक है। अगर इसको मैं कैपिटल आई लिख दिया हूं तो इसको मैं स्मॉल आई लिख सकता हूं क्या, ठीक है। अगर इसको मैं क्या लिख लिया हूं, येलो को कैपिटल वाई लिख लिया हूं, ठीक है, ग्रीन को चलो कैपिटल जी लिख लेते हैं, तो इनको मैं क्या लिख दूं, स्मॉल जी लिख दूं। राउंड को अगर मैं कैपिटल आर लिख दिया हूं तो इसको मैं स्मॉल आर लिख दिया हूं, डब्ल्यू नहीं लिखेंगे। समझ आ रही बात हमारी, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से तो अगर इसको स्मॉल डब्ल्यू लिख लेते, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख लेता, कैपिटल डब्ल्यू लिख लेता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, ये यहाँ पे येलो की बात की जा रही है, तो येलो को अगर मैं कैपिटल वाई लिख दिया हूं तो स्मॉल वाई मैं लिख सकता हूं। अब इसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। अगर इसको मैंने क्या लिख लिया है, कैपिटल आर लिख दिया है, तो इसको स्मॉल आर लिख दिया हूं मैं, और कहीं तो नहीं लिखा है। अच्छा, रेड को यहाँ पे राउंड को मैंने कैपिटल आर लिख दिया है ना, चलेगा ये भी, ठीक है। तो इसको मैं और कुछ ले लूं, ठीक है, इसको मैं कैपिटल डब्ल्यू लिख लूं, इसको मैं स्मॉल डब्ल्यू लिख ले रहा हूं। ऐसा कहीं थोड़ी ना लिखा गया है, बात समझ आ रही है हमारी। ये हमारे कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मुझे पढ़ने थे, और 7 के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके सामने हैं आंखों के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या है कि कैरेक्टर के बारे में बताया था, कैरेक्टर वर्सेस ट्रेड्स। दूसरा हमें पॉइंट ये समझना है, हम यहीं पे समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि अब हमें जीन वर्सेस एलील समझनी है। क्या समझना है, जीन वर्सेस एलील, समझ आ रही बात, जीन वर्सेस एलील मुझे समझना है। जीन किसे कहते हैं, एलील किसे कहते हैं, हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये मेरा कोई एक डीएनए का पार्ट है, ठीक है, ये डीएनए का एक पार्ट है। अब इस डीएनए के पार्ट में कोई भी एक पार्ट, हम जरूरी नहीं है सारे पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये भी पार्ट हो सकता है हमारा, ये भी पार्ट हो सकता है, ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, हमारा ये भी पार्ट हो सकता है। डीएनए में डिफरेंट पार्ट है ना, ठीक है, डिफरेंट पार्ट है, ये 4 पार्ट के हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये वाला पार्ट फंक्शनल दिखा, रेड वाला कलर फंक्शनल दिखा। हमने ये कहा कि ये पार्ट जो है अगर प्रोटीन बना रहा है तभी मैं इसे जीन बोलूंगा।
हो सकता है इससे जीन न बनते हो, इससे जीन न बनते हो, यानी प्रोटीन न बनता हो, ठीक है। यानी ये अगर प्रोटीन नहीं बना रहा है, अगर ये प्रोटीन नहीं बना रहा है तो ये जीन नहीं है, इसे मैं जीन नहीं कहूंगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तभी जाकर के मैं इसे क्या बोलूंगा, जीन कहूंगा, तभी मैं इसे क्या कहूंगा, जीन कहूंगा। यानी जीन की डिफिनीशन अगर एक स्टैंडर्ड वैल्यू में बोली जाएगी तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट, फिर ध्यान सुनेंगे, डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट जो आगे चल करके प्रोटीन बनाए, क्या बनाए, आगे चल करके प्रोटीन बनाए, और वही प्रोटीन आगे चल करके क्या करे, किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। यानी जीन की डिफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जीन इज द फंक्शनल पार्ट, जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच सिंथेसाइज, ठीक है, विच सिंथेसाइज प्रोटीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर। बोली बात सही है, ठीक है। हमने ये कहा कि हमारे पास जीन के पास क्या है, जीन एक प्रकार का डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट है जो आगे चल करके क्या बनाता है, बताइए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और जो प्रोटीन नहीं बनाता उसको मैं जीन नहीं कहूंगा, हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे आप जीन। बात समझ आ रही है, अगर कोई भी फंक्शनल डीएनए पार्ट है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा है, प्रोटीन नहीं बना रहा है, मैं आपसे स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, उसको आप जीन ना कहिएगा, ठीक है। तो जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच सिंथेसाइज द प्रोटीन, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर। यानी क्या है कि अगर एक जीन है, ध्यान से सुनेंगे, एक जीन है, एक जीन क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा, और वही प्रोटीन क्या करेगा, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बात हमें याद होनी चाहिए। यानी क्या है कि एक जीन है वो एक प्रोटीन बनाएगा और वही प्रोटीन क्या करेगा, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा रिमार्क में, ठीक है। जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर है तो वही क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, एलील्स को। एलील किसे कहते हैं, एलील्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जो कैरेक्टर है, सॉरी जीन है, उसी को मैं एलील बोलूंगा। जैसे हमारे पास कोई एक कैरेक्टर ले लो, ये हम मान चलते हैं कोई कैरेक्टर क्या है हमारा, हाइट ही कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एलील्स के बारे में क्या बोला गया है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। हमने क्या बोला एलील्स के बारे में, जो अल्टरनेटिव होती है, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जो जीन है, ठीक है, जीन सही से लिख नहीं पा रहे हैं, ये लो जीन, ठीक है। अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है किसी भी जीन की, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज एलील्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कोई ना कोई एक डीएनए है, ये हमारे मान चलते हैं डीएनए है, और डीएनए के पास ये कोई ना कोई एक फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, ये फंक्शनल पार्ट है, और इस फंक्शनल के पास क्या है, एक टी जीन पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, टी जीन पाई जा रही है, और इस टी जीन के दो फॉर्म है। इस टी जीन के पास कितने फॉर्म है, दो फॉर्म है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट एलील कही जाएगी। क्या बोली जाएगी, ये डोमिनेंट एलील्स बोली जाएगी आपको। और जो स्मॉल टी है वो कैसी एलील बोली जाएगी, रिसेसिव एलील बोली जाएगी, ठीक है। यानी क्या है कि जो कैपिटल टी है
वो हमेशा डोमिनेंट एलील्स बोली जाएगी, और जो हमारे पास स्मॉल टी है वो रिसेसिव एलील्स बोली जाएगी। अगर डोमिनेंट जीन की मैं बात करूंगा तो जीन हमेशा क्या होगा कि अल्टरनेटिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, यानी कैरेक्टर के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हो गए तो दो तरीके के बनेंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो तरीके के लोग होंगे। तो यानी हमारा दूसरा डिफिनेशन कैसे बनेगा, ध्यान समझेंगे। एक जीन यानी वन जीन इज इक्वल टू कितने एलिल्स, टू एलिल्स, कितने एलिल्स, टू एलिल्स, और इज इक्वल टू कितने प्रोटीन, वन प्रोटीन, और इज इक्वल टू कितने कैरेक्टर, वन कैरेक्टर। ये बात मुझे याद होनी चाहिए कि एक जीन के पास दो एलिल्स और दोनों एलिल्स मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और एक प्रोटीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ आ रही बात? आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जीन वर्सेस एलिल्स में हम एक बार आपको फिर से डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। जीन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट जो आगे चल करके प्रोटीन बनाए, और वो जो प्रोटीन होनी चाहिए वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अगर कैरेक्टर नहीं उभर करके आ रहे हैं तो समझिए वो जीन नहीं है आपके पास, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला हमने कि एलिल किसे कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म, या फिर मैं कह सकता हूं टाइप ऑफ जीन। बोलिए, जैसे मैंने वहां पे भी बोला था टाइप ऑफ कैरेक्टर को ही ट्रेड्स बोलते थे, यहाँ पे टाइप ऑफ एलिल बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है, यानी टाइप ऑफ जीन बोलने में कोई गुनाह नहीं है, हाँ बिल्कुल गुनाह नहीं है, ठीक है। एलिल्स को हम क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ जीन भी मैं बोल सकता हूं। तो यहाँ पे क्या बोला, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जो जीन होती है उसी को मैं एलिल बोलता हूं। और जैसे हमारे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये किसके लिए कैरेक्टर, ये टॉल के लिए, और ये कैसे, डॉर्फ के लिए। कैरेक्टर मेरा जीन है टी, और ये किसके लिए है, ये हमारे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे पास क्या है कि जीन की डिफिनेशन हमें ये समझ में आनी चाहिए कि जीन क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है, उसी को हमने क्या बोला है, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को ट्रेड्स बोला है। जीन के बारे में बोला गया है, जीन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, ठीक है। और एलिल्स के बारे में क्या बोला है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जो जीन होती है उसी को मैं क्या कहता हूं, एलिल्स कहता हूं। और एलिल्स हमारे पास, जैसे हमने क्या बताया, एक टी एलिल्स ले लेते हैं, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा भी तो हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो अल्टरनेटिव फॉर्म ही तो हुआ, इसी को तो मैंने बोला अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कौन सा जीन, टी जीन, ठीक है। और यही जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरेक्टर के लिए, बात खत्म, ठीक है। बोलिए, बात सही है क्या? आप हमें यह चीज बता सकते हैं क्या, ध्यान सुनेंगे सुनेंगे, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको समझा रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सुनेंगे ध्यान से, इधर नोट डाल करके रिमार्क करके हम फिर से लिखते हैं ना। ठीक है, रिमार्क हमारा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे एक जीन, ध्यान से देखेंगे, अगर वन जीन की मैं बात करूंगा, ठीक है, तो ये जो वन जीन आपको बताई जा रही है, वन जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसमें किसी को तकलीफ, वन जीन वन कैरेक्टर। तो अगर वन एलिल्स की मैं बात करूं तो क्या दिमाग लगा सकते हैं आप, बोलिए। अगर एक जीन एक कैरेक्टर को, तो वन एलिल क्या, वन ट्रेड्स को, बोलिए, बात सही है, अरे बोलो, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये जो जीन है, ठीक है, अगर वन जीन वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है तो वन एलिल्स किसको कंट्रोल कर सकती है, ट्रेड्स को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं। तो ये हमारा नोट डाल करके याद रखना है कि वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर और वन एलिल कंट्रोल दी वन ट्रेड्स। बोलिए, बात सही है वन जीन
कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, वन जीन जो कंट्रोल कर रही है कितने कैरेक्टर को, वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, फिर मैं ये कहने में क्यों शर्मा जाऊं कि वन जो एलील है, ठीक है, जो वन एलील है वो कंट्रोल कर रही है किसको बताइए, कंट्रोल वन ट्रेड्स को। बोली बात सही है। अगर एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है तो वन एलील्स वन ट्रेड्स को कंट्रोल कर सकती है। तो यही बात हमें याद रखना है कि ये जीन और एलील में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाँ इतना लिखिए। नेक्स्ट अब हमारा आता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में मैं डिफरेंस आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। लिख लिया आपने, इधर का तो लिख ही ले रहा होगा ना, धीरे धीरे इधर इधर मिटा रहे हैं ना। आप लोग साथ साथ लिखते रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। चलिए देखते हैं आगे। हो गया, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए एक और आपको एग्जांपल अच्छे समझा रहा हूं, देखिए इधर देखिएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको बहुत सिंपल सा अच्छा है, ठीक है। एग्जांपल ध्यान से समझेंगे हमारा। जैसे हमारे पास एक सीड शेप है, क्या है, सीड शेप है। सीड शेप क्या है आप ही समझाइएगा। सीड शेप क्या है मेरा, सीड शेप क्या है, कैरेक्टर है। सीड शेप क्या है, कैरेक्टर है। सीड शेप को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सीड शेप कंट्रोल बाय, जाहिर सी बात एक जीन होगी, ठीक है। उस जीन का नाम क्या है, आर, हम मान चलते हैं, ठीक है। उस जीन का नाम क्या है हमारे पास, आर, ठीक है। और वो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वही हमारा क्या है, एलील है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमेशा क्या होता है, जो जीन होती है वो दोनों फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके पास क्या है कि सीड शेप के कितने कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को क्या बोला है, एलिल्स बोला है। अगर मैं सीड शेप को मैं राउंड बोल रहा हूं, क्या है, राउंड में बोल रहा हूं, तो राउंड क्या है मेरा, डोमिनेंट एलिल्स है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड्स है। ये मेरे कैसे ट्रेड्स हुए, डोमिनेंट ट्रेड्स हुए। बोली बात सही है। यानी डोमिनेंट ट्रेड्स का मतलब मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। और अगर मैं रेसेसिव की मैं बात करूंगा तो रेसेसिव में मेरे क्या आएंगे बताइए, रिंकल्ड आएंगे। और इस रिंकल्ड के को मैं कैसे लिख सकता हूं, स्मॉल आर लिख सकता हूं। और ये हमारे कैसे ट्रेड्स हुए, ये हमारे कैसे ट्रेड्स हुए, रेसेसिव ट्रेड्स हुए, ठीक है। ये हमारे कैसे ट्रेड्स हुए, रेसेसिव ट्रेड्स हुए। और इस रेसेसिव ट्रेड्स को अगर ये सीड कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जीन, तो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है कौन, एलिल्स। यानी मैं कह सकता हूं कि कंट्रोल बाय, ठीक है, कंट्रोल बाय कौन, एलिल। और उस एलिल का नाम क्या है, कैपिटल आर। बोलेगा सही है। अगर मैं कह रहा हूं इनको ये रेसेसिव है, तो कंट्रोल कर रहा है कौन, ये एक एलिल, और उसका नाम क्या है, स्मॉल आर।
ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ये एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा कि अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जीन, तो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है एलील। ठीक है, और उस एलील का नाम क्या है बताइए? कैपिटल आर क्या है? राउंड है, और स्मॉल आर क्या है मेरा? रिंकल्ड है। तो हमने क्या कहा? ये कंट्रोल कर रहा है एक एलील है, वो भी कैपिटल आर है, और ये कंट्रोल कर रहा है कौन? एक एलील है, वो क्या है? स्मॉल आर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसके पास होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफरेंस आपको समझ जाना है। ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में आपको डिफरेंस समझाना है। हो गया? चलिए अच्छा, इसी वक्त इसको भी समझते हैं ना, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। होमोजाइगस वर्सेस, क्योंकि ये एलएल इसी वक्त समझ में आ रही है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये हमारा होमोजाइगस और ये क्या है? हेटेरोजाइगस। होमो का मतलब क्या समझे आप? होमो का मतलब क्या समझे हैं? सेम। होमो का मतलब आप क्या समझेंगे? सेम। जाइगस टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? कि जाइगोट के लिए, और जाइगोट में हमेशा क्या होता है? दोनों फॉर्म का होना जरूर है एलिल्स के। ठीक है, एलिल्स के दोनों फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर क्या है कि सेम पेयर ऑफ एलिल पाए जा रहे हैं, ठीक है, सेम पेयर ऑफ अगर एलिल्स पाए जा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या नाम देंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। और अगर डिफरेंट टाइप के, हेटेरो का मतलब हम क्या समझेंगे? डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलिल है, डिफरेंट टाइप ऑफ अगर एलिल्स हैं और प्रेजेंट है किस में बताइए? प्रेजेंट इन पेयर, हमेशा पेयर में ही तो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे इधर देखेंगे, कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस। सेम टाइप के एलिल है। स्मॉल टी क्या है? होमोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ प्रेजेंट है, बट ये क्या है? हेटेरोजाइगस। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये हमारा हेटेरोजाइगस। ठीक है, कैपिटल टी क्या है? ये होमोजाइगस टॉल है ना। होमोजाइगस क्या है? टॉल है। और स्मॉल टी क्या है? होमोजाइगस। ये मेरे क्या है? डॉर्फ है। तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर सेम टाइप के एलिल्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? होमोजाइगस। और अगर डिफरेंट टाइप के एलिल्स पाए जा रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? बोलिए। हेटेरोजाइगस बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट समझिए, आप कहोगे सर जी हमें ये बताइए ये क्या है? होमोजाइगस तो लिख दिए हैं, इसको मैं टॉल बोलूं या डॉर्फ बोलूं? बोलिए, आपको ये समझ आना चाहिए। सर आपने तो कह दिया कि ये कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो होमोजाइगस टॉल बोल दिया। स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो क्या बोल दिया हमने? होमोजाइगस डॉर्फ बोल दिया। बट आपको ये नहीं समझा पा रहे हैं हम कि आप हमें ये बताइए सर कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसे मैं क्या बोलूं? टॉल बोलूंगा कि मैं डॉर्फ बोलूंगा? है ना, क्योंकि इसमें तो दोनों एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं ना। तो हमें क्या समझना है कि मेंडल्स का जो पहला नियम है, यही आपको बताता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलिल्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वही डोमिनेंट कहलाता है, यानी ये क्या होगा? टॉल होगा। क्लियर? इसके लिए आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा, और ये समय कौन सा होगा हमारा? ठीक है, मेंडल्स के लॉ तक। ठीक है, जब तक आपके मेंडल्स के लॉ नहीं खत्म हो जाते, तब तक आपको ये सरप्राइज रहेगा, इसको टॉल और डॉर्फ क्या बोलेंगे। ये तो पेपर आउट मैंने कर दिया, बता दिया है कि ये टॉल बोलेंगे, बट इसको सिद्ध साबित नहीं किया है ना हमने। ठीक है, तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में आपको डिफरेंस समझ में आया? आराम से आप लिखते रहिएगा। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का मतलब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। क्लियर? मोनो हाइब्रिड क्रॉस वर्सेस डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें मुझे डिफरेंस समझाना है। देखेंगे क्या है। कहीं पे मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। दुख हो रहा है ना बेटा सिंगल होने का? सिंगल की जगह पे मैं वन लिख दूं, आधा दुख तो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। और हाइब्रिड, ब्रीड के लिए हम टर्म यूज करते हैं किसका? कैरेक्टर को। ठीक है, ब्रीड के लिए टर्म में क्या यूज करता हूं? कैरेक्टर। डाई का मतलब क्या होता है बताइए? डाई का मतलब क्या होता है? टू, TW वाला टू। ठीक है, और ब्रीड का मतलब क्या समझेंगे हम? कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं दो इंडिविजुअल, मैं कोई भी ऑर्गेनिज्म ले सकता हूं, अगर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मैं क्रॉस करा रहा हूं, यानी मैं मेटिंग करा रहा हूं, बट कितने कैरेक्टर को लेकर के? सिंगल कैरेक्टर को लेकर के मैं क्रॉस करा रहा हूं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला जाएगा। और अगर दो कैरेक्टर के लिए मैं क्रॉस करा रहा हूं, तो मैं क्या बोला जाऊंगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। लोगों का उल्टा समझना क्या होता है कि कैरेक्टर की जगह पे ऑर्गेनिज्म दो लिए थे यहां पर। ठीक है, यहां पे क्या चार ऑर्गेनिज्म लेंगे क्या? नहीं, हमने ये कहा कि एक ही कैरेक्टर के लिए क्रॉसिंग तो दो ही लोगों के बीच में कराओगे ना। बात समझ आ रही है? तो यहां पे क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें क्या समझना है कि मेटिंग ऑफ, मैं मेटिंग के जगह पे मैं क्रॉसिंग भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्रॉसिंग बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मैं क्या करा रहा हूं? क्रॉसिंग करा रहा हूं। फॉर कितने कैरेक्टर के लिए? फॉर सिंगल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के लिए मैं क्रॉसिंग करा रहा हूं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं क्या बता रहा हूं? डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मीटिंग है, जो मेरा मीटिंग में बोल सकता हूं, या मैं क्या बोल सकता हूं? क्रॉसिंग में बोल सकता हूं। ठीक है, मीटिंग या क्रॉसिंग बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर कितने कैरेक्टर के लिए? पेड कैरेक्टर के लिए या फिर टू कैरेक्टर के लिए मैं क्रॉसिंग करा रहा हूं, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलूंगा। ठीक है, यानी क्या है कि अगर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जिक्र करूंगा, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे बोला मैंने? अगर सिंगल कैरेक्टर के बीच में मैं क्रॉस करा रहा हूं, तो मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलूंगा। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करूंगा, तो दो कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अगर तीन कैरेक्टर लूंगा तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, चार कैरेक्टर लिया तो मैंने टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं तो बेटा आप लोगों के लिए स्टोरेज हो गया है शायद, आई थिंक कैमरामैन बता रहे हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में हमने क्या किया है? क्रॉसिंग बताने की कोशिश की थी। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू कल करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।